नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पे। मित्रों, सीडीपी की लगातार क्लासेज में आपको मुहैया करा रहा हूं। यूपी टेट स्पेशल चीज़ें मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमसे नोट्स का मांग कर रहे थे, नोट्स उनके लिए मेरी तरफ से लॉन्च हो चुका है। मित्रों, आप सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सीडीपी और ईवीएस के नोट्स आपको जिस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उस टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे पार्ट वाइज आपको धीरे धीरे करके नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, पार्ट वाइज करके दिए जाएंगे। एक ही बार में जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको पूरे नोट्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, पार्ट वाइज आपको दिया जाएंगे। कम से कम 1.5 महीने के अंदर सारी चीज़ें आपको तैयार कराई जाएंगी। मैं ये दावा करता हूं, जितनी भी चीज़ें वहां पर दी जाएंगी पूरी की पूरी यूपी टेट के सिलेबस से अकॉर्डिंग रहेंगी, उससे इतर नहीं रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जरूर ज्वाइन करें। आपका हित होगा, उसके साथ साथ हमारा भी हित होगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मित्रों लर्निंग पर, जो है बेंजामिन ब्लूम्स ने बताया था। सबसे पहली बात समझिएगा, जो बेंजामिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी के बारे में अगर आपसे बात करूं, यह किससे संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, यह जो है अधिगम से संबंधित है, अर्थात लर्निंग से संबंधित है। ठीक है, यह जो है लर्निंग से संबंधित है। ठीक है, लर्निंग से संबंधित है। ब्लूम्स साहब ने बताया था कि जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वह सीखने के कितने डोमेन होते हैं, अर्थात सीखने के कितने पक्ष होते हैं, इन्होंने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेंजामिन ब्लूम्स साहब ने किस पर अपना सिद्धांत दिया था। यहां पर मैंने सिद्धांत लिख दिया है, आपको सिद्धांत की वीडियो आपके पास जा रही है, इस वजह से मैंने सिद्धांत लिखा। वैसे ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है, यह जो है बस यही है, इन्होंने जो अपना पक्ष दिया था वो किस पर दिया था, वह अधिगम से संबंधित था। अर्थात इन्होंने बताया था जो लर्निंग होता है वह कितने डोमेन में है, अर्थात लर्निंग को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया था जो सबसे पहले ध्यान रखिए कहां के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थे। लिख लीजिएगा क्योंकि यूपी टेट में आता है। यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का जब वर्गीकरण किया गया था वह 3 भागों में किया गया था। किसमें किया गया था? 3 भागों में किया गया था। क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में पूछा जाता है कि बेंजामिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो है वह कितने भागों में विभाजित है, अर्थात बेंजामिन ब्लूम्स ने अधिगम को क्या बताया, अधिगम को कैसा बताया कि अधिगम को कितने भागों में, कितने पक्षों में डिवाइड करके बताया, कितने पक्षों में हम अधिगम करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हम कितने पक्षों में अधिगम करते हैं? हम ज्ञानात्मक पक्ष में अधिगम करते हैं, हम भावनात्मक पक्ष में अधिगम करते हैं और एक क्रियात्मक पक्ष में अधिगम करते हैं। मित्रों, भावनात्मक पक्ष को कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, इसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं और इसे जो है साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। मित्रों, एक बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, जो अच्छा मैं आपसे कहूं कि क्या आप जो है अगर किसी बच्चे के भावात्मक पक्ष को केवल मजबूत कर दें तो क्या उसे नॉलेज अच्छा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जो तीनों पक्ष, तीनों डोमेन इन्होंने बताया है, आप किसी भी एक डोमेन को अगर कमजोर कर देते हैं तो उसे ज्ञान बढ़िया नहीं हो पाएगा। अगर उसके ज्ञानात्मक पक्ष को ही हम मजबूत बनाते चले जाए, उसे भावात्मक पक्ष कोई पता ही नहीं है कि बच्चों के बीच, समाज के बीच कैसे आपको रहना है, बैठना है, उठना है, चीजें उसे पता ही नहीं है, वो पुस्तकीय ज्ञान लेकर के कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात समाज में खत्म टाइप का व्यक्ति लगेगा। ठीक है, तो बिना भावात्मक पक्ष के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास नहीं कर सकते हैं और बिना ज्ञानात्मक पक्ष के भावात्मक पक्ष का विकास नहीं होता है। अर्थात यूं कहें तो आप नोट बना के लिखिएगा कि बेंजामिन ब्लूम साहब की जो तीनों डोमेन दिए गए हैं वे आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी एक को छोड़ करके हम जो है अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, चाहे वो क्रियात्मक पक्ष हो। जैसे क्रियात्मक पक्ष का मतलब साइकोमोटर डोमेन होता है, अर्थात साइकोमोटर डोमेन का मतलब यह है कि शारीरिक हलचल आप सीख रहे हैं, आप हमसे वीडियो को देख रहे हैं, अगर ऐसे करके वीडियो देख रहे हैं कान में लीड लगा करके, तो निश्चित तौर पर केवल आपके दिमाग में हमारी आवाज जा रही है। अगर आप इसे नोट नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, अपने शरीर नहीं चलाएंगे, चीजें आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो चीजों को सीखने के लिए क्रियात्मक पक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, अधिगम के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। आपका ज्ञानात्मक पक्ष भी होना चाहिए, आपका जो है अफेक्टिव डोमेन भी बेहतर होना चाहिए और साइकोमोटर डोमेन भी बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई है। मित्रों, मैं आपसे बता दूं, यहां पर लिखा गया है मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है मानसिक क्षमताओं से संबंधित है।
इस एक एक को ध्यान ध्यान रख लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानात्मक पक्ष ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञानात्मक पक्ष से, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा। जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है यह मानसिक क्षमताओं से, आपके ब्रेन से, किससे संबंधित है? आपके ब्रेन से संबंधित होता है, आपके चिंतन से संबंधित होता है, ठीक है। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। इसके उद्देश्य शिक्षण अधिगम को सरल से कठिन की ओर, ध्यान रख लीजिएगा। इसके जो उद्देश्य होते हैं, मानसिक कॉग्निटिव डोमेन के जो उद्देश्य है वो क्या है? आप किसी बच्चे को सिखाते हैं तो सरल से कठिन की ओर ही सिखाते हैं ना, तो सरल से कठिन की ओर होता है तथा निम्न से उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए होता है, ठीक है। जो मैंने यहां पर चीजें इनके 6 डोमेन ऊपर आ रहा है, निखिल ऊपर आ रहा है, तो जो मैंने 6 चीजें मैंने बताई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये चीजें जो इन्होंने बताया है कि बच्चों को इस स्तर से सिखाना चाहिए, ठीक है। इनके 2 पार्ट यहां पर मैंने पूरा 6 जो है एक ही बार में लिख दिया है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा इनके जो है 6 भागों में इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को विभाजित किया था। ध्यान रख लीजिएगा, सरल से कठिन की ओर सिखाया जाता है। जो पहला तीनों है यह क्या है? यह जो है लोअर है, क्या है? यह जो है लोअर है, ठीक है। यह अर्थात निम्न स्तर है, क्या है? निम्न स्तर है। और जो आखिरी के तीनों है यह जो है हाई स्तर है, ठीक है। आपको अगर मैं कहूं कि सरल निम्न स्तर कौन सा है, जो इन्होंने 6 टैक्सोनॉमी में जो ज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने 6 भाग दिए थे, इसके निम्न स्तर कौन कौन से हैं? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, इसके निम्न स्तर है। अर्थात मैं भी बताने का प्रयास करता हूं, समझिएगा, थोड़ा कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। ये तीनों जो है हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट थिंकिंग की तरफ जाते हैं, हाईएस्ट थिंकिंग की तरफ जाते हैं। इसे करने में आपको कम दिमाग की जरूरत पड़ेगी, अर्थात आप जो है बहुत कम भी सोचेंगे, बहुत कम भी देखेंगे, तब भी आपको याद हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन पर पहुंचते हैं तो चीजें आपको कठिन लगने लगती है। अर्थात यहां पर आवश्यकता होती है आपको, आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो बेंजामिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी आई थी, जो ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने विभाजित किया था, चला गया अंदर, ठीक है, विभाजित किया था, वह जो है 1956 में लाया था, ठीक है। 1956 में, जब 1956 में इन्होंने लाया था तो यही इसका था। पहले इन्होंने लोअर लाया तो उसके बाद अपर लाया, अर्थात हाईएस्ट लाया। तो सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है? किसी चीज का, अगर आपको ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है आंकड़ों की, यहां पर मैंने लिखा आंकड़ों की जानकारी या रट्टा या याद। अगर किसी बच्चे को जो है आपको बता दिया जाए कि विज्ञान की परिभाषा बताइए, तो विज्ञान की परिभाषा, बच्चा विज्ञान की परिभाषा जानता ही नहीं है, बस उसे इतना जो बुक में लिखा गया है तो मैंने उसे पढ़ा दिया, बेटा ये विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के और भी कई पार्ट होते हैं, उसके बारे में बच्चे को पता नहीं, लेकिन विज्ञान की परिभाषा और रट्टा मार करके याद कर लिया है, तो ये आंकड़ों की जानकारी होती है, याद करना होता है, या यूं कहे तो सीधी भाषा में रट्टा मार करके जो चीजें हम याद करते हैं वह जो है ज्ञान की कैटेगरी में आता है, इनके बेंजामिन टैक्सोनॉमी के अनुसार, ठीक है। जो इनके अधिगम के जो ज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने 6 भाग दिए थे उसमें यही है। उसके बाद ज्ञान के बाद बोध है। क्या है बोध? बोध का मतलब होता है, यूं कहें तो बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ज्ञान जो है रट्टा मार करके आपने याद कर लिया और ज्ञान होता है, लेकिन अगर आपको बोध करना है उसके बाद ये चीजें जो है सरल से कठिन की ओर चल रही, अब बोध जो है थोड़ा सा कठिन होता है। अब जो चीजें आप बच्चे को याद करा रहे हो, आप एक टीचर है ना जो बच्चों को याद करा रहे हैं, उसके बाद चीजों को जो है बच्चों को समझाने का प्रयास करें, उसके अर्थ को बताने का प्रयास करें, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है अर्थ को यहां पर समझाया जाता है, चीजों को अंडरस्टैंडिंग करवाया जाता है, ठीक है। चीजों को क्या किया जाता है? अंडरस्टैंड करवाया जाता है। समझ में आया ना? उसके बाद अनुप्रयोग, तीसरे पर आते हैं अनुप्रयोग। पहला, दूसरा, तीसरा जो है लोअर निम्न स्तर है, उसके बाद जो चौथा, पांचवा, छठा है ये उच्च स्तर है। आप लिख लीजिएगा नोट्स अगर बना रहे हैं तो। तीसरे पर क्या है? अनुप्रयोग। जो चीजें आपने अभी तक रट्टा मारा है और रट्टा मारने के बाद आपके टीचर या आप खुद उसे अर्थ ग्रहण करने का प्रयास किया है, उसे समझने का प्रयास किया है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे जो है कंपैरिजन बोलते हैं। समझने का प्रयास किया है आपने, ठीक है। तो जो समझा है उसे जो है कोई भी परिस्थिति आपको आ जाए तो आप उसमें जो है उसे क्या कर पाए? अनुप्रयोग कर पाए, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार उसका प्रयोग कर पाए। जैसे चीजें आपने समझ लिया, आपने याद कर लिया, आपने फैक्ट्स को जो है याद कर लिया। ज्ञान में क्या होता है? फैक्ट्स को याद करते हैं। उसके बाद फैक्ट्स के बारे में जो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने उसे समझ लिया। जैसे आपसे कहूं कि
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख करिए। तो आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख करने में क्या करते थे, आप एक समझ बनाते थे, बेसिक सी समझ आपकी बन जाती थी, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कर लेते थे। उसके बाद अगर अनुप्रयोग की बात की जाए तो परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, आपने जो स्वतंत्रता संग्राम का मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम होने के कारणों का जो आपने समझ बनाया है, अगर अनुप्रयोग की बात की जाए तो आगे भी ऐसी सिचुएशंस अगर आती है तो आप उसमें उस समझ का प्रयोग कर पाए, ठीक है। जैसे साइंस के कई चीजें होती हैं जो हम रट्टा मार करके याद करते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुप्रयोग की अगर बात आती है तो हम चीजों को ले करके प्रयोग करते हैं, जांच करते हैं, समझते हैं। जो चीजें मैंने पढ़ा है, जो चीजें मैंने समझा है, क्या वो चीजें रियल लाइफ में हमारे सामने हो रही हैं, वही परिस्थितियों के अनुसार उन चीजों को जांच करना ही अनुप्रयोग कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग ये निम्न स्तर के होते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार जो आपने ज्ञान हासिल किया है, जो आप बोध किए हैं, उसे अनुप्रयोग करना अर्थात उसका जांच करना, ये क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। अब यहां तक हो गया मित्रों, क्या हो गया, यहां तक हो गया निम्न स्तर। अब आते हैं उच्च स्तर की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, उच्च स्तर की तरफ। विश्लेषण होता है, क्या करते हैं उसके बाद, विश्लेषण। विश्लेषण की अंग्रेजी होती है एनालिसिस। क्या होती है, एनालिसिस, एनालिसिस होती है, ठीक है। विश्लेषण की अंग्रेजी होती है एनालिसिस। देखिए अभी तक जो आपने ज्ञान हासिल किया है उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस विश्लेषण करना ही क्या होता है, चौथे स्तर की तरफ आता है। जैसे मैं आपसे कहूं, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि बताइए कि इस मोबाइल में मतलब मोबाइल को आप, मोबाइल के बारे में हमें बताइए, ठीक है। मुझे मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप मोबाइल के बारे में अच्छे ज्ञाता है, तो मुझे कैसे समझाएंगे आप, मुझे समझाएंगे पूरी तरीके से, एक बार इसे मोबाइल दिखा देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा। सब मोबाइल एक ही तरह की लगती है, आपको भी ऐसे लगता होगा। लेकिन जो मोबाइल का जानकार है, जब आपको समझाएगा कि मोबाइल में कैसे कैसे अंतर होते हैं, तो तोड़ तोड़ करके बताएगा। भैया इसका जो है 5000 क्या कहा जाता है बैटरी को, 5000 पावर की बैटरी है भैया। उसके बाद जो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका 4000 पावर की बैटरी है। उसके बाद जो है इसके स्पीकर इतने हैं, इसके स्पीकर इतने हैं, ठीक है। तो चीज़ों को क्या कर रहा है, वो तोड़ तोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहा है। चीज़ों को जब तोड़ तोड़ करके वो समझाने का प्रयास करेगा, वो क्या होता है, विश्लेषण होता है, ठीक है। तो ज्ञान को तोड़ तोड़ करके समझाना, ज्ञान को, चीजों को जो आपने आज तक समझा है, जो आप तक प्रयोग किया है, आपको चीजों को तोड़ तोड़ करके समझाना, अलग अलग करके एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस शब्द से ही स्पष्ट है भाई क्या करना है आपको। एनालिसिस का मतलब ही होता है कि चीजों को बहुत गहराई से चीजों को पकड़ना। अगर मैं कहूं पियाजे साहब और वाइगोत्स्की साहब ने भाषा पर जो अपने विचार दिए हैं उसका एनालिसिस करिए, तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे। पियाजे साहब ने ए कहा है और वाइगोत्स्की साहब ने ए कहा है, ठीक है। पियाजे साहब ने ऐसा कहा है, वाइगोत्स्की साहब ने शायद इससे बढ़िया कह दिया है, तो पियाजे की थ्योरी यहां पे गलत होती है, वाइगोत्स्की की थ्योरी को हम वर्तमान में स्वीकार कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, बाद में पढ़ाऊंगा। इस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, दो लोगों में आप कंपेयर करते हैं। एनालिसिस का मतलब कंपेयर करते हैं, समझ में आया ना। आगे बात करते हैं मित्रों, जब 1956 में टैक्सोनॉमी बनी थी, 1956 में जब इन्होंने टैक्सोनॉमी दिया था, तो इन्होंने संश्लेषण को जो है संश्लेषण को 5वें नंबर पर रखा था, ठीक है। संश्लेषण को इन्होंने 5वें नंबर पर रखा था। लेकिन 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास जो है इसमें परिवर्तन हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ था, मूल्यांकन को 5वें स्तर पर रख दिया गया था, ठीक है। मूल्यांकन को 5वें स्तर पर आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट के नीचे लिख लीजिएगा, सन 1956 में जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई थी उसमें संश्लेषण को 5वें स्तर पर रखे थे। लेकिन जब 2000 के आसपास इनके सिद्धांत, इनके टैक्सोनॉमी में संशोधन हुआ तो मूल्यांकन को 5वें स्तर पर और संश्लेषण को 6ठे स्तर पर रख दिया गया। वर्तमान के समय में आपसे अगर पूछा जाए कि कॉग्निटिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट लेवल का जो उनका मतलब कि हाईएस्ट स्तर कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट स्तर संश्लेषण है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से मैं समझाता हूं। चौथे पर विश्लेषण आप कर लिया, 5वें पर जो है मूल्यांकन वो करेगा। जो चीजें उसने देखा है, जैसे दो चीजों में आपने कंपेयर कर लिया, दो चीजों में क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब मूल्यांकन आप आसानी से कर सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद आप जस्ट मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं 2-3 मोबाइल के बारे में, इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका 10 मेगापिक्सल का है, इसका 80 मेगापिक्सल का है, ये आप तुरंत मूल्यांकन कर लेंगे भैया ये वाली चीज सही है,
मूल्यांकन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे। विश्लेषण एनालिसिस करने के बाद हम मूल्यांकन पर पहुंच जाते हैं, ये सही है, ठीक है। इवेल्युएशन, इसे हम इवेल्युएशन बोलते हैं, सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन। जो चीजें आपने देखा एनालिसिस करने के बाद उसे आप क्या करते हैं, उसे आप समझ लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, यही होता है मूल्यांकन, ठीक है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट, अगर आपसे कहा जाए सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ठीक है, यहां पर गिचिर पिचिर हो जा रहा है लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा। सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल है मित्रों संश्लेषण। आपसे अगर कहा जाए, आपसे मैं अगर कहूं कि आप खुद समझ सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट लेवल क्यों है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने जो पढ़ाया है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, आप एक क्वेश्चन बना के लाइए, एक क्वेश्चन बना के लाइए जिसमें उसका उत्तर हो अनुप्रयोग वाला, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन बनाएंगे। जब आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है तो आप सबसे ज्यादा सोच, वहीं पर आप अपनी थिंकिंग को बहुत ज्यादा लगाते हैं। मूल्यांकन में कौन सी थिंकिंग लग रही थी? मूल्यांकन 5वें नंबर पर इसी वजह से 2000 में आया। संश्लेषण को सबसे हाईएस्ट क्यों लाया गया? क्योंकि संश्लेषण में सबसे ज्यादा आपको थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस, अर्थात बनाना, ठीक है। जो चीजें ये पहले बताया गया था, पहले यही कहा जाता था, तोड़े गए हिस्सों को जोड़ करके संपूर्ण बनाया जाता है, वही होता है संश्लेषण। आज भी वही संश्लेषण की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। जैसे अगर आपको जो है मैथ के क्वेश्चंस जो है दे दिए जाए, मैथ के क्वेश्चन दे दिए जाए हल करने के लिए, तो आप आराम से हल कर लेंगे। मैथ के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए दे दिया जाए तो आप आसानी से हल कर लेंगे। मैथ के 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाए, उसमें से कहा जाए कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है, आप आराम से, अगर मैथ के कॉन्सेप्ट को पता है, आप आराम से क्वेश्चन को मूल्यांकन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक नए कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को बना दीजिए, तब आप ज्यादा थिंकिंग का प्रयोग करेंगे। जितने भी चीजें आज तक आपने सीखा है उसके हर एक पहलू को, जैसे आपसे कहा जाए परसेंटेज पर क्वेश्चन बना दीजिए, तो परसेंटेज पर क्वेश्चन बनाने के लिए जितनी चीजें आज तक आपने परसेंटेज के अलग अलग टॉपिक टाइप में सीखा है, उस सभी चीजों को समराइज करेंगे, सभी चीजों को ला करके एक गट्ठर बनाएंगे, उसके बाद किसी नए ज्ञान का निर्माण करेंगे, किसी नए क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। यह होता है मित्रों संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस यही होता है। सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? संश्लेषण है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। 2000 में जब इनके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो है मतलब कि संशोधन हुआ, तो संश्लेषण को क्या रखा गया? सबसे हाईएस्ट लेवल पर रखा गया। 1956 में मूल्यांकन को हाईएस्ट लेवल पर रखा गया था, लेकिन 2000 में संश्लेषण को हाईएस्ट लेवल पर रखा गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ गए हैं, ठीक है। बस यही चीजें आपको समझना है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। उसके बाद ज्ञानात्मक पक्ष के इन्होंने जो 6 डोमेन बताए हैं, 6 सब डोमेन बताए हैं, उसे मैंने बता दिया। अब देखिए भावात्मक पक्ष क्या होता है? किसी ऐसे तरीके जिनमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, भावात्मक रूप से सामना करते हैं। जैसे इसे हम यूं कहें तो इसे हम जो है इमोशंस भी बोल देते हैं, ठीक है, इमोशंस। समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। भावात्मक पक्ष को हम इमोशंस, अफेक्टिव डोमेन्स को हम देसी भाषा में अगर आपको समझाने का प्रयास करें तो इमोशंस भी बोल देते हैं। इमोशंस में क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा जो है ज्ञान बढ़िया से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके पुनर्बलन करेंगे, उसे जो है प्रेरणा देंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? कोनो बहुत बड़ी गलती कर दिया है तब भी उसे समझाएंगे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिना भावात्मक पक्ष के ज्ञानात्मक पक्ष भी बेकार है। तो भावात्मक, मैंने पहले बताया भाई, ये जो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया, इनके उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जब इनके तीनों पार्टों पर हम काम करें। किसी एक पार्ट को छोड़ देंगे तो ज्ञान पूरा होगा ही नहीं। भावात्मक पक्ष में ऐसे तरीके जिसमें हम भावात्मक रूप से सामना करते, इमोशंस देखे जाते हैं बच्चों के, वो होता है भावात्मक पक्ष, ठीक है। जैसे इसे जो है 6 भागों में बांटा गया, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया। निश्चित तौर पे यहीं से क्वेश्चन आता है और आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं यहीं से आए हैं, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। यहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं, आप एक बार इसे जो है लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, वैसे आता होता नहीं है, लिख लीजिएगा। आग्रहण अर्थात ध्यान देना, ठीक है, इसका पहला पार्ट है ध्यान देना। दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है आकलन, ठीक है। निखिल नीचे कहां तक आ रहा है? यहां तक, संगठन तक, ठीक है। चलिए चौथा है संगठन, ठीक है। 5वां है मूल्यों का चरित्रीकरण, मूल्यों का चरित्रीकरण, ठीक है। आप गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है, आता होता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। 5 भागों में बांटा गया भावात्मक पक्ष को, जो प्रशंसा, प्रेरणा, मोटिवेशन आप बच्चों को देते हैं सिखाने के लिए, उसके ज्ञान को इंप्रूव करने के लिए। जो ये देते हैं किसके लिए देते हैं?
जो इमोशंस उसका डेवलप करते हैं, जो उसे प्रशंसा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, किसके लिए देते हैं? इसके कारण इसके भावात्मक पक्ष को बढ़ाने से उसका ज्ञानात्मक पक्ष भी बढ़ेगा और क्रियात्मक पक्ष भी बढ़ेगा। अगर वह गलती से मतलब कि बढ़िया से खेल और नहीं पा रहा है, उसे आप प्रेरणा देंगे तो अच्छे से खेलने लगेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप भावात्मक पक्ष अर्थात इमोशंस उसके डेवलप कराएंगे, उसके मतलब कि प्रशंसा प्रेरणा प्रोत्साहित करेंगे तो केवल ज्ञान ही उसका बढ़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं, उसका क्रियात्मक पक्ष भी बढ़ेगा, साइकोमोटर डेवलप होगा। ठीक है, देखिएगा, आग्रहण मतलब ध्यान देना, अनुक्रिया करना, आकलन करना, संगठन और मूल्यों का चरित्रीकरण, ये 5 भाग इसके होते हैं। लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्रियात्मक पक्ष जो होता है साइकोमोटर डोमेन, अर्थात सीखने के लिए हमारी शारीरिक जो हलचल होती है। जब आप शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है। बच्चा जो है किसी चीज को अगर सीख रहा है तो बच्चा अगर एक्टिव होकर के नहीं सीखेगा तो नहीं सीख पाएगा। पैसिव होकर के अर्थात निष्क्रिय होकर के आप ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी क्लास में अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो क्लास का शिक्षक और बच्चों का एक्टिव रूप से सम्मिलित होना जरूरी है, अर्थात सक्रिय रूप से क्लास में शामिल हो, तभी बच्चा सीख पाएगा। तो जो क्रियात्मक पक्ष होता है इसमें जो साइकोमोटर अर्थात शारीरिक रूप से भी क्लास में हो, है ना, शारीरिक रूप से क्लास में हो, तो शारीरिक हलचल को हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। कुछ जरूरत नहीं है, समझ गया? आप इसे जो है 6 भागों में बांटा गया है। सब 6 भागों में क्या क्या है? सहज क्रियात्मक अंग संचालन, सहज मतलब आसानी से जो अंग संचालन होता है वही है। आधारभूत अंग संचालन, कुछ आधारभूत होते हैं जो बेसिक होते हैं, आप चलेंगे तो आपके हाथ हिलेंगे, ये सब होता है, बेसिक होता है। आधारभूत का मतलब बेसिक। सहज क्रियात्मक जो जैसे आंख फड़कना सहज है, स्वाभाविक है। आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो आंख फड़केगा, आंख ऐसे खुला नहीं रहेगा, फड़के, सहज। अंग संचालन हो रहा है कि नहीं? हमारे ज्ञानात्मक पक्ष हो रहा है, भावात्मक पक्ष विकसित हो रहा है, लेकिन अंग संचालन हो रहा है ये चीजें। तो सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन जो बेसिक्स होती है। शारीरिक योग्यताएं जो होती हैं, किसी किसी बच्चे की शारीरिक योग्यताएं बेहतर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसके और भी पार्टों में जो है डिसमैच, कोई भी पार्ट कमजोर है, ठीक है, अगर क्रियात्मक पक्ष उसका कमजोर है तो निश्चित तौर पे उसका भावात्मक पक्ष और उसका ज्ञानात्मक पक्ष कमजोर होगा। इसीलिए जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, उन्हें जो है छूट दिया जाता है निम्न परीक्षाओं में, क्योंकि उनके जो है अगर शारीरिक पक्ष कमजोर है तो निश्चित तौर पर ज्ञानात्मक पक्ष कुछ ना कुछ कमजोर होगा, इस वजह से उन्हें छूट दिया जाता है। ठीक है, तो शारीरिक योग्यताएं। उसके बाद कौशल युक्त अंग संचालन। कौशल युक्त अंग संचालन का मतलब कोई एक बेहतर एक निश्चित कार्य आपको दे दिया जाए, उसमें आप कौशलता प्राप्त कर लें, उसे कौशल युक्त अंग संचालन कहेंगे। 5वां हो गया प्रतिएच्छीकरण योग्यताएं। प्रतिएच्छीकरण 5वां है प्रतिएच्छीकरण योग्यताएं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा प्रतिएच्छीकरण योग्यताएं। और 6ठा है सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण, ठीक है, सांकेतिक संप्रेषण। 5वां है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं और सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण आप जब करेंगे ऐसे 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 करेंगे, उसमें भी आप अंग संचालन ही कर रहे हैं। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं का मतलब जो आपके सामने है, जो आपके सामने है, अगर चीजें आपके सामने है तो आप ज्ञानात्मक पक्ष को तो करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं भैया 1 गिलास पानी लाइए, तो निश्चित तौर पर आप सामने, अगर मैं आपसे पानी मांग लिया तो ऐसा जरूरी नहीं आप ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे कर देंगे, आग से पानी हमारे सामने आ जाएगा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। आप जाएंगे, उठेंगे, ला करके पानी देंगे तब ना आएगा। और अपने शारीरिक हलचल आपने किया कि नहीं किया, है ना, सामने जो आप देख रहे हैं शारीरिक जो क्रियाकलाप होता है वो भी प्रत्यक्षीकरण योग्यताओं में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको समझ में आ गई है। निश्चित तौर पे अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आप सभी लोग इसी तरीके से देखिए, कुछ बच्चा कह रहे थे कि भैया मैं जो है थोड़ी सी ऐसा दिक्कत है कि मैं नोट्स नहीं परचेज कर सकता हूं, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं, कुछ लोग कह रहे थे भैया यही चीजें आप वहां पर देंगे तो या इससे अलग देंगे, मित्रों मैं आपसे बता दूं, अगर मैं वहां पे मतलब कि आपको कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर रहेगा। ठीक है, मैं वहां पे वही चीजें दूंगा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, है ना। अगर आप उसका जो है मतलब कि वो नोट्स का डेमो देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, जो टीम निशांत ज्ञान की तरफ से आपको दिया जाता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पर जो है डेमो देख सकते हैं, उसके बाद ही आप परचेज करें। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, वहां पर जो है पार्ट वाइज आपको 1 से 1.5 महीने में निश्चित तौर पे वो चीजें आपको दी जाएंगी। जैसे कि आपके मेरे हाथ में जो है बुक नहीं दिखाऊंगा, मालती सारस्वत जी की बुक है। ठीक है,
यहाँ पर मेरे हाथ में मालती सरस्वती जी की बुक है, कई बुकें मैंने रखा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंटेंट को लेकर के मैं आपको जो है देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ भी अच्छा एक बच्चा कह रहा था फलाने के नोट्स से मैं आप कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भैया फलाने वाले नोट्स से मैं कॉपी करूँ, है ना। जो चीज़ें होती हैं हर देखिए मैं जो है काफ़ी जगह से चीज़ों को ला करके आपको समाहित करने का प्रयास करता हूं। बार बार ये चीज़ें कहना गलत होता है कि आप वहां से लाते हैं, वहां से लाते हैं, वहां से लाते हैं। मैं कहां से लाता हूं इससे आपसे मतलब नहीं, मैं आपको जो दे रहा हूं क्रीम दे रहा हूं। मैं नोट्स में जो दूंगा निश्चित तौर पे क्रीम दूंगा। भले ही नोट्स जो है आपको थोड़ी सी देरी में प्रोवाइड कराऊं, धीरे धीरे टाइम लेकर के प्रोवाइड कराऊं, लेकिन परीक्षा के समय आपके पास जो सीडीपी और ईवीएस के नोट्स होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं 25 से ज्यादा 25 दोनों में उसी नोट्स के एक्यूरेट 25 क्वेश्चन उसमें से आप पा जाएंगे। 50 नंबर आपका फिक्स। और अगर आप उसके साथ साथ हमारी क्लासेज भी देख रहे हैं तो आप दोनों विषय में 60 नंबर फिक्स करके आएंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है 100% का, लेकिन 50 से ऊपर 55-56 जाएंगे आप निश्चित तौर पे नोट्स और हमारी क्लासेस से, ठीक है। मैं इतना करने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन करिएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।